वेलकम स्टूडेंट्स, लेक्चर मैथमेटिक्स 2023 के 8वें वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 85 से आगे सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, सभी प्राकृतिक संख्या n इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 2 के लिए आपके पास ये प्रोडक्ट का फॉर्म दिया गया है 1 - 1/2 स्क्वायर इंटू 1 - 1/3 स्क्वायर अप टू 1 - 1/n स्क्वायर। इसका मान क्या होगा आपको n के टर्म्स में ये बताना है। ठीक है, तो मैंने आपको बार बार बताया हुआ है कि ऐसे क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, n की वैल्यू का कुछ आप सपोज कर लीजिए और वहाँ से आप इसको बना सकते हो। तो चलिए मैं n की वैल्यू इज इक्वल टू 2 सपोज करता हूँ। एक चीज़ का ध्यान रखना है, n की वैल्यू यहाँ पर ये इंडिकेट नहीं करता है कि कितने टर्म्स लेने हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अगर मैं n का वैल्यू बोला गया था, n का वैल्यू आपको 2 से बड़ा लेना है। अगर मैं 2 ले रहा हूँ तो यहाँ पर 2 टर्म लेना है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब क्या है कि n का मान यहाँ पर 2 रखना है। जब आप वहाँ पर 2 रखोगे तो वैल्यू क्या मिलेगा आपको, 1 - 1/2 स्क्वायर मिलेगा, सिर्फ पहला टर्म मिलेगा। ठीक है, अगर आपने n की वैल्यू 3 रखा तो आपको क्या मिलेगा, देखिए n की वैल्यू 3 रखोगे तो शुरुआत यहाँ से जाना है और n की वैल्यू 3 रखने तक जाना है। तो ये क्या मिल जाएगा आपको, 1 - 1/2 का स्क्वायर और 1 - 1/3 का स्क्वायर। ठीक है, मैक्सिमम टाइम ये गलती होता है, n की वैल्यू 2 का मतलब क्या समझते हैं, 2 टर्म लेना है। 2 टर्म लेना है मतलब इसको ले लेते हैं। ठीक है, n की वैल्यू 1 का मतलब पहला टर्म को लेना है, ऐसा समझ लेते हैं। तो ये सीक्वेंस नहीं है ना, ध्यान रखना, ये प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया गया है। तो कभी भी अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया गया है तो जो आप वैल्यू पुट करते हो यहाँ पर, तो ये देखना है कि पहले टर्म से लेकर उस टर्म के आने के बीच में कितने सारे नंबर आ रहे हैं। जैसे कि n का वैल्यू 2 रखते हैं तो 2 रखोगे तो डायरेक्ट ये वाला टर्म आया, तो पहला टर्म और इसको लेना है तो सिर्फ इसी बस को तो लोगे ना भाई, डबल रिपीट तो नहीं करेंगे। n की वैल्यू 3 लोगे तो 3 रखेंगे तो यहाँ पर आया, तो पहले से लेकर दूसरे टर्म को ले लिया हमने। इस प्रकार से आपको बनाना है। ठीक, तो चलिए n का वैल्यू 2 रखने से ये कितना आ रहा है, ये आपके पास कितना हो जाएगा, 1 - 1/4, दैट मीन्स ये हो जाएगा 3/4। और यहाँ पर जब मैं 3 रखा हूँ तो मेरे को क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा 3/4 इंटू 8/9 हो जाएगा, दैट मीन्स ये आपके पास हो जाएगा 2/3। ठीक है, अब आपको बस ये चेक करना है कि कौन से ऑप्शन में 2 रखने पे 3/4 आ रहा है या फिर 3 रखने पे 2/3 आ रहा है। तो अगर मैं पहले ऑप्शन की बात करूँ, ऑप्शन नंबर ए, तो अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो मेरे को कितना मिलेगा, 1/4। गलत हो गया ये। ठीक है, हमको तो 3/4 लाना है। बी ऑप्शन की बात की जाए तो वहाँ पर अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो ये मेरे को मिलेगा 3/4। ठीक है, ये करेक्ट हो सकता है। सी ऑप्शन की बात की जाए तो ये हो जाएगा 2 - 2, ये हो जाएगा 3/2 इंटू ये 4 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 3/8 मिल गया, ये भी गलत हो गया। और डी ऑप्शन आपका दिया गया है, डी बराबर 2 पुट करने से कितना हो जाएगा, 5/4, तो ये भी आपका गलत हो गया। सो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, इसको भी पुट कर देख लीजिए। n बराबर अगर आप 3 पुट करोगे ऑप्शन नंबर बी में तो आपको वैल्यू कितना मिलना चाहिए, 2/3 मिलना चाहिए। ठीक है, तो कितना पुट करना है हमको, 3 पुट करना है ना बी ऑप्शन में। तो 3 + 1/2 इंटू 3, ये हो जाएगा 4/6, दैट मीन्स 2/3। क्लियर है, तो इस प्रकार से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो इसमें सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रखना है, n = 2 का मतलब ये नहीं है कि आपको 2 टर्म लेना है। n = 2 का मतलब ये है 2 पुट करने के बाद पहले टर्म से लेके उस टर्म तक के नंबर्स को लेना है। बस इसी चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 आपका ये डिटरमिनेंट और डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। दिया गया है f(x) = ये आपको डिटरमिनेंट दिया गया है, तो इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आएगी उसका आपको 3 बार डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, और x = 0 पे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्टली आप इसको आप डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हो, कोई ज़्यादा टफ है नहीं है। ठीक, अगर इसमें ज़्यादा टफ रहता तो इसमें हम पहले ऑपरेशन लगा दें, रो और कॉलम ऑपरेशन, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो डायरेक्टली डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं, तो ये आपके पास हो जाएगा f(x) = x³ - p³ माइनस sin x 6p³ प्लस cos x, और ये आपके पास हो जाएगा 6p² प्लस p। क्लियर है, ये आ गया। इसको थोड़ा अच्छे से अरेंज करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा -p³ x³ माइनस 6p³ sin x और प्लस cos x p प्लस 6p²। p आपका कांस्टेंट है, x के रिस्पेक्ट में अवकलन करना है, ज़्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो इसको f(x) को 3 बार अवकलन करना है हमको। तो पहला बार अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, 3x² इंटू माइनस p³ माइनस 6p³ साइन का हो जाएगा cos x माइनस cos का हो जाएगा आपका sin x p प्लस 6p²। ओके, सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 6x माइनस p³ माइनस
6 पी की पावर 3, कॉस का अवकलन क्या हो जाएगा माइनस साइन, तो ये हो जाएगा आपका प्लस साइन एक्स, और ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स पी प्लस 6 पी का स्क्वायर। ठीक है, अब थर्ड टाइम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस 6 पी की पावर 3 प्लस 6 पी की पावर 3 कॉस एक्स प्लस साइन पी प्लस 6 पी का स्क्वायर। अब आपको बोला गया था एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू फाइंड कर लीजिए, तो एट एक्स बराबर 0 पे वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो कुछ है नहीं, तो 6 पी की पावर 3 हो जाएगा प्लस कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और ये आपका 0, दैट मीन्स वैल्यू क्या मिल गया 0, वैल्यू 0 मिल गया। अब देखिए ऑप्शन को आप देखोगे तो 0 नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर आप ऑप्शन डी को देखेंगे तो क्या दिया गया है इंडिपेंडेंट ऑफ पी। इंडिपेंडेंट ऑफ पी का मतलब क्या होता है, जो आपका आंसर है उसमें पी का टर्म्स नहीं होगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, बिंदु 2 3 4 से जाने वाली और रेखा x/1 बराबर y/2 बराबर z/3 पर लंबवत समतल का समीकरण आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो बेसिकली आपको एक समतल का समीकरण फाइंड करना है जो एक पॉइंट से होकर गुजरता है और इस रेखा के लंबवत है। ठीक है, तो यहाँ पर से हमको क्या करना पड़ेगा, ये आपका फॉर्मूला होता है r माइनस ए वैक्टर इंटू एन वैक्टर इज इक्वल टू 0। ये आपके पास ए प्लेन का इक्वेशन होता है, तो ये आपके पास हो जाएगा r वेक्टर इंटू एन वैक्टर इज इक्वल टू ए वैक्टर इंटू एन वैक्टर। क्लियर है, तो यहाँ से आपका r वेक्टर क्या हो जाएगा, r वेक्टर आपका हो जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ओके, एन वेक्टर क्या होता है, एन वेक्टर मतलब जो आपका लाइन दिया गया है उस लाइन के जो डायरेक्शनल रेशियो है वहीं से आपको वेक्टर बना देना है, तो ये जो डायरेक्शनल रेशियो है वो हो जाएगा 1 प्लस 2j प्लस 3k। ठीक, जब आप इसको 2D 3D को अच्छे से पढ़ोगे ना तो समझ में आ गया किस प्रकार से इसको लिया गया। अभी मैं डायरेक्टली फॉर्मूला के बेस में इसको बना रहा हूँ, इसको समझाने बैठूंगा तो भी आधा घंटा लग जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला के थ्रू भी आप इसको बना सकते हो। और आपका ए वेक्टर कहाँ से मिलेगा, जो आपको पॉइंट दिया गया है, दिया ना, पॉइंट से गुजरता है 2 3 4, तो ये हो जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 4k। इनको सारे चीज़ को पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इंटू आई प्लस 2j प्लस 3k इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा i प्लस 2j प्लस 3k इंटू 2i प्लस 3j प्लस 4k। क्लियर है, तो ये यहाँ पर आपका हो जाएगा x प्लस 2i प्लस 3z बराबर ये हो जाएगा 2 प्लस 6 प्लस 12, तो ये हो जाएगा x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 20। सो आपका प्लेन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 20, ये आपका रिक्वायर्ड प्लेन का इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे हमने इसको सॉल्व किया है। इस प्रकार के और भी क्वेश्चन पिछले बार पूछे जा चुके हैं, तो इसके लिए आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आप 10th R.D. शर्मा की बुक से पढ़िए, और आपका 12th में जो R.D. शर्मा का बुक है उसमें भी बहुत अच्छे से लाइन और प्लेन के बारे में दिया गया है, तो वहाँ से आप तैयारी करेंगे तो आपको अच्छी चीज़ का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, ये आपका लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है कि k के किस मान के लिए दिए गए रैखिक समीकरण के पास कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है, तो आप जानते हैं इस प्रकार के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। ये आपका नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। मैं आपको एक बार रिपीट करता हूँ कि अगर आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं पता तो आप मेरे BSc फर्स्ट ईयर के वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हैं, उसमें मैंने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। वहाँ से अगर आप पढ़ोगे तो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो ये आपके पास जो इक्वेशन है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन वो ax इज इक्वल टू b के फॉर्म में दिया गया है, ये आपका नॉन होमोजीनियस है। तो इससे सबसे पहले हम मैट्रिक्स फॉर्म कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 -3 6। ठीक है, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट ये हो जाएगा 0 1 -4 और ये हो जाएगा 4 -5 और 8। ठीक, ये आपका मैट्रिक्स मिल गया। और ये होता है ऑग्यूमेंटेड में आपका ये वाला मैट्रिक्स 3 1 और k। अब यहाँ पर से हम ऑपरेशन लगा देते हैं, तो ऑपरेशन इसको एशलॉन में चेंज करेंगे, तो देखिए r ये तो 0 है, हमको यहाँ पर 0 बनाना है, तो मैं क्या करूँगा r3 चेंजेस टू r3 माइनस 2r1 कर देता हूँ, तो मेरे को क्या मिल जाएगा 2 -3 6, ये हो जाएगा 3 0 1 -4 ये हो जाएगा 1 और ये 0 1 और ये हो जाएगा -4 ये हो जाएगा k माइनस 2 का गुणा करके घटाओगे तो हो जाएगा 6। ठीक है, अब देखिए ये आपका पीवट है, ये दूसरा पीवट हो गया, इसके नीचे आपको 0 बनाना है, तो इसको 0 कैसे बनाएंगे r3 चेंजेस टू r3 माइनस r2। ठीक, यहाँ पर लिख लेते हैं इसे को, तो ये आपके पास हो जाएगा 2 -3 6 और ये हो जाएगा 0 0 1 -4 ये हो जाएगा 1 और जब इसको आप इसमें घटा दोगे तो 0 0 और ये हो जाएगा k -7। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया एशेलॉन फॉर्म में चेंज।
तो ध्यान से देखेंगे तो ये जो मैट्रिक्स इसका रैंक कितना है, यहाँ एक पिवट, ये 2 पिवट, तो रैंक ऑफ ये जो ए दिया गया है वो आपका 2 दिया है, ठीक है। और अगर मैं इस पूरे मैट्रिक्स को देखूंगा, रैंक ऑफ ए ऑग्यूमेंटेड बी, तो ये कितना आ जा रहा है, 2 रैंक तो पहले से है। अब अगर ये वाला वैल्यू नॉन जीरो आ गया, ठीक है, तो रैंक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा आपका। जैसे ही रैंक बढ़ा मतलब सिस्टम के पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो रैंक 3 आएगा, इसका मतलब क्या, सिस्टम के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। हमको वही फाइंड करना था, सिस्टम के पास कब सॉल्यूशन नहीं होगा। तो कब होगा, कब नहीं होगा, जब k की वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये आपका क्या है, k - 7 इज़ नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स k इज़ नॉट इक्वल टू 7। तो k बराबर अगर आप 7 नहीं लोगे तो आपके पास सिस्टम के पास नो सॉल्यूशन हो जाएगा, ओके। इसी क्वेश्चन में पूछा जा सकता था कि सिस्टम के पास कब इन्फिनिटली मनी सॉल्यूशन होगा, तो कब होता वो, जब ये वाला वैल्यू 0 हो जाता, मतलब k बराबर 7 के लिए सिस्टम के पास इन्फिनिटली मनी सॉल्यूशन हो जाएंगे, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, अगेन आपका ज्योमेट्री का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। रेखा x/2 बराबर y-1/3 बराबर z-1/3 के सापेक्ष बिंदु 1, 2, 3 का प्रतिबिंब क्या होगा, आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो मतलब आपको करना क्या है, एक यहाँ पर एक लाइन दिया गया है, मान लेते हैं लाइन है आपका a और b, ठीक। इस लाइन के ऊपर में क्या है, एक बिंदु दिया गया है, ये बिंदु मान लेते हैं p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है 1, 2, 3। तो ये जो P पॉइंट है इसका प्रतिबिंब इस लाइन के अकॉर्डिंग आपको फाइंड करना है। तो सीधी सी बात है भाई, इसका जो लाइन प्रतिबिंब है वो कहीं यहाँ पर बनेगा, है ना, ये आपका Q, इस Q की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ये भी जो आने वाला है, ओके। तो ऐसे क्वेश्चंस को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, आपको क्या करना है, ये जो P है, अगर आपने P से यहाँ तक की दूरी फाइंड कर ली, मतलब अगर आपने ये वाला पॉइंट फाइंड कर लिया O, ठीक, देखिए क्योंकि ये इसका प्रतिबिंब है तो O जो है वो P और Q का क्या है, मिड पॉइंट है, ये आपका मिड पॉइंट है। तो अगर आपने O पॉइंट को निकाल लिया, ठीक है, तो आप क्या बता सकते हो कि P और Q को जोड़ के अगर मैं 2 से भाग दूंगा तो मेरे को O पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आपका Q भी निकल जाएगा। तो बेसिकली आपको करना क्या है, सबसे पहले इस O पॉइंट को आपको फाइंड करना है कि O पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ओके। तो ये जो लाइन है, लाइन की इक्वेशन है, तो लाइन में किसी भी एक जनरल पॉइंट का फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है, इक्वल टू लैम्डा करके, ठीक है। इस लाइन पे हमको क्या करना है, एक जनरल पॉइंट लेना है। अब उसी जनरल पॉइंट में कहीं पर O भी होगा, तो पहले हम जनरल पॉइंट कैसे निकालेंगे, बराबर लैम्डा करके। तो x का वैल्यू हो जाएगा 2 लैम्डा, y का वैल्यू हो जाएगा 3 लैम्डा प्लस 1 और z का वैल्यू हो जाएगा 3 लैम्डा प्लस 1। ये क्या हो गया, जनरल पॉइंट मिल गया हमको आपका लाइन के ऊपर में, ठीक है। तो मान लेते हैं यही आपका ये जनरल पॉइंट हो गया आपका 2 लैम्डा, 3 लैम्डा प्लस 1 और 3 लैम्डा प्लस 1, ये आपका मिल गया आपको जनरल पॉइंट। क्लियर है यहाँ तक। अब हम क्या करते हैं, डायरेक्शनल रेशियो का भी यहाँ पर यूज करेंगे, लाइन के डायरेक्शनल रेशियो का। चलिए अब हमको फाइंड करना है PO लाइन का डायरेक्शनल रेशियो, ठीक है। इस PO ये जो लाइन है इसका डायरेक्शनल रेशियो फाइंड करना है। तो डायरेक्शनल रेशियो फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आप जानते हो कि कभी भी आपके पास 2 पॉइंट दिया गया है, x1 y1 z1 और x2 y2 z2। तो डायरेक्शनल रेशियो कैसे फाइंड किया जाता है, x2 माइनस x1, ठीक है, y2 माइनस y1, z2 माइनस ये आपका z1। इस प्रकार से आप डायरेक्शनल रेशियो फाइंड करते हैं। फॉर्मूला का यूज़ करेंगे तो देखिए O का पॉइंट क्या दिए है, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा प्लस 1 और 3 लैम्डा प्लस 1, ठीक है। P क्या है 1, 2, 3। तो यहाँ पर 2 पॉइंट हमको दिया गया है, तो डायरेक्शनल रेशियो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, 2 लैम्डा माइनस 1, ठीक है, 3 लैम्डा माइनस 1 और 3 लैम्डा माइनस 2। ये आपके पास क्या मिल गया, OP का डायरेक्शनल रेशियो। और आप जानते हो कि जो OP है वो आपका परपेंडिकुलर है AB में, ठीक है। तो लाइन AB का जो लाइन है ना, डायरेक्शनल रेशियो ऑफ लाइन AB क्या है 2, 3, 3। तो इन दोनों के डायरेक्शनल रेशियो का प्रोडक्ट कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, ये जो आपका OP का डायरेक्शनल रेशियो है और ये जो लाइन का डायरेक्शनल रेशियो है, इनका प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये आपको क्या मिल जाएगा, 2 इंटू 2 लैम्डा माइनस 1 प्लस 3 इंटू 3 लैम्डा माइनस 1 प्लस 3 इंटू 3 लैम्डा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका 4 लैम्डा माइनस 2, 9 लैम्डा माइनस 3 प्लस 9 लैम्डा माइनस 6 बराबर 0। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा आपको 22, ठीक है, लैम्डा बराबर 11। तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 1/2। तो यहाँ से आप जनरल पॉइंट अब निकल जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 5/2 और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा ये, हाँ ये भी 5/2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपका जो जनरल पॉइंट था 2 लैम्डा, 3 लैम्डा प्लस 1 और 3 लैम्डा प्लस 1, ये जनरल पॉइंट अब आपने निकाल लिया है। ये आपका हो गया 1, 5/2 और 5/2, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिंपल से यहाँ पर
मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो ईजिली ये क्वेश्चन अब बन जाएगा। तो मान लेते हैं ये आपका है एक्स वाई और जेड, तो आपके पास क्या होना चाहिए, x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1, ठीक है, y प्लस 2/2 इज इक्वल टू 5/2 और z प्लस 2/2 इज इक्वल टू 5/2। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू 1 मिलेगी, ठीक है, y की वैल्यू 3 और z की वैल्यू भी 3। तो पॉइंट का जो इमेज है क्या मिलेगा, 1 3 और आई थिंक कुछ गलती हो गया है, अच्छा ये आपका 3 है भाई, सॉरी क्या है ये, हाँ ये 3 है ना, तो ये मिल जाएगा 2। तो ये जो पॉइंट था 1 2 3, इस पॉइंट का इस लाइन के अकॉर्डिंग इमेज 1 3 2 मिलेगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 91, फंक्शन का अगेन इजी क्वेश्चन दिया गया है। देखिए फंक्शन डिफाइंड है R टू R में और फंक्शन दिया गया है f of x इज इक्वल टू cos x। तो डायरेक्ट भी आप इसको बना सकते हो, ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। देखिए 1 1 चेक करना है आपको, तो आप जानते हो कि फंक्शन जो है वो आपका 0 पे कितना देगा 1 और f ऑफ 2 पाई पे भी कितना देगा 1। तो दो डिफरेंट पॉइंट पे सेम इमेज मिल गया, इसका मतलब क्या है, cos कभी भी 1 1 फंक्शन नहीं होगा। सेकंड आप जानते हैं कि जो cos का रेंज होता है, ठीक है, वो -1 से 1 के बीच में होता है, ठीक है, इसका जो रेंज है वो -1 से 1 के बीच में होता है। ग्राफ के थ्रू भी आप देख सकते हो जो cos का ग्राफ होता है वो किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से। तो वैल्यू मैक्सिमम 1 जाती है, मिनिमम -1 जाती है। तो ये 1 और -1 को कभी भी क्रॉस नहीं करता, तो कभी क्या है पूरे R को कवर करेगा, कभी भी नहीं करेगा। तो ये ऑन टू भी नहीं होगा। सो ये क्या है, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ऐसे आपके सिंपल सा cos x हो गया, sin tan e की पावर, ऐसे क्वेश्चन का थोड़ा डोमेन रेंज को देख लेना भाई, आ जाते हैं क्वेश्चंस कई बार इजी टाइप से। और देखिए 91 नंबर पे है, इतना इजी क्वेश्चन। तो मैं जैसा कि आपको बार बार बोलता हूँ कि क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट करने से पहले आप थोड़ा सा उसको देख लेना, ठीक है, पलट के देख लो, क्या पता लास्ट में इजी क्वेश्चन हो। जैसे जब ये वीडियो लेक्चर जब शुरू हुआ था तो मैंने बोला था कि मेरे को थोड़े से क्वेश्चन टफ लग रहे हैं करके, लेकिन जहाँ ये क्वेश्चन नंबर 50 के बाद क्रॉस हुआ है, क्वेश्चन बहुत ईजी हो गए हैं। डायरेक्ट आपका फॉर्मूला स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला है, लॉजिक है, तो अब क्वेश्चन इजी लग रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे कई बार होता है हम शुरू में टफ क्वेश्चंस को देख के सोचते हैं कि टफ कम जाएगा, सोच लेते हैं और क्वेश्चन कम सॉल्व करते हैं, लेकिन लास्ट में देखो कितना इजी क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको स्किप नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 92, अगेन प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। यदि वितरण का मानक विचलन 15 है तो वितरण का चतुर्थक विचलन कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सा एक आपका फॉर्मूला से ही बन जाएगा ये। देखिए आप जानते हैं कि जो HD होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, QD और HD में क्या रिलेशन होता है, तो QD इज इक्वल टू होता है आपका 2/3 इंटू SD, ये आपका फॉर्मूला होता है। QD मतलब आपका क्वार्टाइल डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन में ये वाला रिलेशन होता है। तो यहाँ पर से आपको QD चाहिए, तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू 15, दैट मीन्स ये हो जाएगा 2 इंटू 5, ये हो जाएगा 10। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 92 का ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 दिया गया है कि द पॉइंट एट विच दिस फंक्शन हैज़ लोकल मैक्सिमा। ठीक है, ये जो फंक्शन दिया गया है, कौन से पॉइंट पे इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी आपको फाइंड करनी है। तो आप जानते हैं मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चंस में आपको फर्स्ट डेरिवेटिव करके रूट निकालना है और सेकंड डेरिवेटिव में उस रूट्स की वैल्यू देख लेनी है, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो चलिए रूट्स निकालते हैं। f'(x), ये फर्स्ट और सेकंड फंक्शन के कॉन्सेप्ट बनाएंगे, या फर्स्ट मान लेते हैं इसको सेकंड फंक्शन। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन। ठीक, चलिए अब इसको थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं। तो ये हो जाएगा f'(x) इज इक्वल टू 4x प्लस 1 की पावर 3 x माइनस 2 की पावर 3 प्लस 3x प्लस 1 की पावर 2 और x माइनस 2 की पावर 4। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, डेरिवेटिव को इक्वेट करेंगे 0 से। तो ये हो जाएगा यहाँ से देखिए कॉमन निकाल लीजिए, तो क्या होगा, x प्लस 1 की पावर 3 है, यहाँ 2 है, तो कॉमन क्या निकलेगा, 2 पावर 2 कॉमन निकलेगा, यहाँ से x माइनस 2 का पावर 3 कॉमन निकल जाएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हो x प्लस 1 की पावर 2 और x माइनस 2 की पावर 3, ब्रैकेट में हो जाएगा 4x प्लस 1 और प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर रूट्स देखेंगे तो ये हो गया x माइनस 2 की पावर 3 और ये हो जाएगा 7x और 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा -2 इज इक्वल टू 0। तो ये x की वैल्यू आ रही है -1,
2 और 2/7, ठीक है। तो 3 पॉइंट्स पे यहाँ पर आपका मैक्सिमा या फिर मिनिमम मिलेगा, ठीक है। तो अगर ऑप्शंस देखोगे तो देखिए पूरे तीनों पॉइंट्स हैं। ऑप्शन ए में 2 है, बी में -1 है और सी में 2/7 है। डी ऑप्शन तो गलत हो गया, रूट ही नहीं बन रहा है, तो डी तो आपका डिस्कार्ड हो गया। अब क्या करना है आपको, फंक्शन का डबल डेरिवेटिव करना है और आपको मैक्सिमम वैल्यू बोला है, ठीक है। तो अब हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा यहाँ पर, फंक्शन के डबल डेरिवेटिव। अब हमें फंक्शन का डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है और डबल डेरिवेटिव का वैल्यू जिस पॉइंट पे 0 से छोटा आ गया वहाँ पर आपका आएगा लोकल मैक्सिमा, ठीक है। तो इसका क्या करेंगे, सबसे पहले डबल डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने फंक्शन का डबल डेरिवेटिव कर लिया है, ठीक है। इसको भी अगेन फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन करके बनाओगे आप तो 1 2 3 और 4 टर्म्स मिलेगा, ठीक है। अब देखिए आपको पॉइंट्स क्या मिला था, एफ आपके रूट क्या था, x इज इक्वल टू 1 पे चेक करना है, -1 पे चेक करना है, ठीक है। x इज इक्वल टू 2 पे चेक करना है और x इज इक्वल टू ये 2/7 पे चेक करना है, ठीक। तो डबल डेरिवेटिव आप देखोगे तो अगर मैं f डबल डैश ऑफ -1 निकालूंगा तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, यहाँ 0 0 और 0, तो पूरा टर्म क्या हो गया 0। तो यहाँ पर ना ही मैक्सिमम मिलेगा ना ही मिनिमम मिलेगा, ठीक है। अगर मैं 2 की बात करूँ तो देखिए यहाँ 0 0 0 और 0, तो ये भी आपका 0 दे देगा, मतलब यहाँ भी आपका मैक्सिमम नहीं मिलने वाला। अब बचा पॉइंट 2/7, तो डायरेक्टली अब आप इसको यहाँ पर चेक करके देखो मत कि क्या आने वाला है, वैल्यू क्या आने वाला है करके, क्योंकि आपने ऑप्शन ए बी और डी को तो डिस्कार्ड कर दिया है। डेफिनेटली यही आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, मतलब ये जो गिवन फंक्शन था उसका मैक्सिमम जो है एट x इज इक्वल टू 2/7 पे आपको मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, अगेन ये आपका ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। दिया गया है कि समतल और गोला, देखिए ये आपका समतल का समीकरण दिया गया है x + y + z इक्वल टू 5√3 और गोले का समीकरण दिया गया है x² + y² + z² इक्वल टू 5। अब इन दोनों के बारे में पूछ रहा है कि क्या ये एक दूसरे को काटते हैं, एक दूसरे को सिर्फ स्पर्श करते हैं, एक दूसरे को वृत्त पर काटते हैं या फिर आपस में नहीं मिलते, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया जाए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अभी तक हमने 2017-19 किसी भी टाइम में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया, ठीक है। तो एक नया कॉन्सेप्ट है, अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको भी ध्यान से समझिए। देखिए आपको एक प्लेन बनाना है, ये प्लेन और ये आपका एक क्या है, गोला है, ठीक है, गोला है स्फीयर। तो इन दोनों के बारे में पूछ रहा है कि एक दूसरे को काट रहे हैं कि नहीं काट रहे हैं, ठीक। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, मान लीजिए ये आपका जो स्फीयर है उसका सेंटर है, ठीक है, और ये प्लेन है, तो यहाँ पर लंब डाल दो आप एक, ठीक है। स्फीयर के सेंटर से प्लेन पे आप एक लंब डाल दो, इसको क्या बोलते हैं, अभिलंब, और ये अभिलंब की लंबाई हो जाएगी। ये जो डिस्टेंस हो क्या कहलाएगा, अभिलंब की लंबाई। और ये जो अभिलंब की लंबाई है वो किसको क्रॉस करके जा रहा है, स्फीयर के रेडियस को क्रॉस करके जा रहा है। तो स्फीयर के रेडियस और अभिलंब के लंबाई के बीच में जो कंडीशन होगा वहीं से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्फीयर जो है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर चेक करेंगे तो ये आपका x - a का स्क्वायर प्लस y - b का स्क्वायर प्लस z - c का स्क्वायर इज इक्वल टू r² के फॉर्म में रहता है। तो यहाँ से आपके पास जो सेंटर है वो क्या मिल जाएगा, 0 0 0, ठीक है। सर्कल का स्फीयर का सेंटर क्या है, 0 0 0 है, और अगर रेडियस की बात की जाए तो ये √5 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि r² होता है तो ये √5 का स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ पर से हमें क्या मिल गया, स्फीयर का सेंटर और स्फीयर का रेडियस मिल गया है, ठीक है। अब हम क्या फाइंड करेंगे, बिंदु से समतल, ठीक है, मतलब ये जो स्फीयर का सेंटर है, ठीक है, इससे बिंदु से समतल पर डाले गए अभिलंब की लंबाई, इस चीज़ को हम फाइंड करते हैं। तो आप जानते हो कि जैसे कि कोई सा भी इक्वेशन है ax + by + cz + d इज इक्वल टू 0, ये आपका समतल है। तो किसी भी बिंदु मान लो आपका x1 y1 z1 है, तो बिंदु से समतल, ठीक है, बिंदु से समतल में डाले गए अभिलंब की लंबाई, इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल D से, और ये होता है आपका ये होता है क्या होता है a बिंदु को कहाँ पर रखना है, x y, हाँ ठीक है, ये आपका हो जाएगा ax1 + by1 + cz1 + d डिवाइडेड बाई √a² + b² + c², ठीक है। यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो देखिए आपके पास जो प्लेन का इक्वेशन है वो है x + y + z, इसको जब आप राइट साइड में लाओगे तो माइनस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और वैसे भी मॉड लगा है तो प्लस हो जाएगा वो, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, आपके पास जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, पॉइंट कौन सा है, सेंटर का पॉइंट है, मतलब 0 0 0, इसको आपको किस में रखना है, इसमें रखना है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 0 + 0 + 0 -5√3 अपॉन x y z के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड कर देना है। तो ये हो जाएगा 1 + 1 + 1 का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो वही आने वाला है। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास
5√3 डिवाइडेड बाई √3, ये दोनों कट जाएगा तो वैल्यू कितना मिल गया आपका 5। तो यहाँ पर आपके पास अभिलंब की जो लंबाई है उसका मान कितना मिल गया, 5 मिल गया। क्लियर है। जो स्फीयर है उसका रेडियस कितना आया है, √5, और अभिलंब की लंबाई कितनी आई है, 5 आई है। तो अब आप इस चीज़ को समझो कि ये जो अभिलंब की लंबाई है वो बड़ा हो गया, ज़्यादा हो गया, कहाँ से, रेडियस से। इस रेडियस से ये वाला वैल्यू बड़ा है। देखिए ये कितने प्रकार की इसकी पॉसिबिलिटीज हो सकती थी। एक इस प्रकार का हो सकता था ऐसा, ठीक है, एक ये चीज़ हो सकता था, ठीक है, और क्या हो सकता था, अंदर में चले जाता इस प्रकार से। तो अब आप इस चीज़ को समझो कि रेडियस कितना है, √5 है, मतलब रेडियस क्या हो गया, रेडियस छोटा हो गया किससे, अभिलंब की लंबाई से। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है ना, √5 छोटा हो गया 5 से, मतलब आपका जो रेडियस है वो छोटा हो गया किसके, अभिलंब की लंबाई से। ये आपका रेडियस है वो छोटा हो गया अभिलंब की लंबाई से, मतलब कुछ इसी प्रकार का फिगर बनने वाला है हमारे पास। और ये फिगर में आप क्लियरली देख पा रहे हो कि स्फीयर और जो प्लेन है वो एक दूसरे को स्पर्श नहीं करेंगे। तो आपके पास ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपस में नहीं मिलते। क्लियर है। अब यहीं पर कुछ और ऑप्शन आ जाता, मतलब कुछ और कंडीशन आ जाता, आर का मान लो बड़ा हो जाता तो वो एक दूसरे को कट कर देता वृत्त पे। ठीक है, तो इस प्रकार से कई सारी यहाँ पर पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो चलिए मैं इसको लिख देता हूँ, आपका आगे काम आ सकता है ये सब चीज़ें। जैसे कि अगर डी का वैल्यू 3 चीज़ें हो सकती है, या तो बराबर आ आएगा, या तो ग्रेटर देन आर आएगा, या तो लेस देन आर आएगा। ठीक है, अभी आपने देखा है कि अगर ग्रेटर देन आर आ जाता है तो नहीं मिलते, है ना, नहीं मिलता, मतलब एक दूसरे को स्पर्श नहीं करता। अगर लेस देन आ जाए तो क्या होता है, ये एक दूसरे को वृत्त में काटते हैं। ठीक, ये हो जाएगा वृत्त में काटते हैं। और अगर इक्वल आ जाए तो क्या, स्पर्श करता है, स्पर्श करता है। ठीक है, अगेन 95 क्वेश्चन, माध्य विचलन न्यूनतम होता है यदि विचलन निम्न में से लिया गया हो। ऑप्शन दिया गया है माध्य, माध्यिका, बहुलक और शून्य। तो ये भी आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपका माध्यिका होता है। ठीक है, न्यूनतम कब होता है, माध्यिका में। चलिए नेक्स्ट आपका मैट्रिक्स का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, थोड़ा बड़ा भी है ये। व्यू आपको दिया गया है ए मैट्रिक्स, ये 4x4 का मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स का इन्वर्स आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। आप चाहो तो आपका A = IX वाला मेथड है, वहाँ से इन्वर्स फाइंड कर सकते हो। ठीक है, और भी बहुत सारे तरीके हैं, आप डिटरमिनेंट करके फाइंड कर सकते हो, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। लेकिन मेरे को जो अच्छा लगता है वो उस मेथड से मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए थोड़ा सा इसमें लॉजिक ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो देखिए कोई भी मैट्रिक्स A और उसके इन्वर्स को जब आप ऑपरेट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा, है ना। A × A इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स A इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ये होता है, ये हम चीज़ जानते हैं। ठीक है, अब आपको ऑप्शंस दिया गया है तो क्या करते हैं हम लोग, जब पहला जो मैट्रिक्स ये मेरे को दिया गया, इस मैट्रिक्स को मैं बाकी मैट्रिक्स के साथ जब ऑपरेट करूंगा तो मेरे को आइडेंटिटी मिलना चाहिए। अब आइडेंटिटी जो मिलेगा वो किस प्रकार से मिलेगा, 1 0 0 ठीक है, 0 1 0 0 0 0 1 0 और 0 0 1, इस प्रकार से मैट्रिक्स मिलेगा मेरे को। तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट रो को किसी चौथे या पाँचवें वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ कि उसके वाले जो पोजीशन दिया गया वहाँ पर ये वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी। ठीक है, तो चाहो तो आप पहले वाले को पहले से मल्टीप्लाई करके इससे कंपेयर कर सकते हो, दूसरे को दूसरे से करके कर सकते हो। ठीक, इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। इसमें क्या होता है ना, इस वाले मेथड में आपने अगर सही लाइन उठाया तो हो सकता है पहले दूसरे बार में आपका बाकी सब डिस्कार्ड हो जाए। इसको सिर्फ डिस्कार्ड करके बनाओगे तो ज़्यादा जल्दी बनेगा। ठीक, और दूसरा क्या, फिर आप जनरल मेथड से बना सकते हो, जनरल मेथड में एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, लेकिन वो टाइम भी ज़्यादा लगेगा। और एक और चीज़ बता रहा हूँ भाई, ऐसे क्वेश्चंस अगर आएंगे तो उसको लास्ट में सॉल्व करना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ना हमारी ईगो को हर्ट कर देते हैं। क्योंकि मैट्रिक्स का क्वेश्चन हम तो बना लेंगे ऐसा सोचते हैं, और इसको बनाने के चक्कर में देख लेना मुश्किल से 10 मिनट चल देगा। तो ऐसे क्वेश्चन को लास्ट में ही सॉल्व करना। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं ये वाले पॉइंट के बारे में सोचता हूँ। ठीक है, ये वाला पॉइंट मेरे को कैसे मिलेगा, जब मैं पहले रो को, फर्स्ट रो को गिवन जो मैट्रिक्स है उसके किससे मल्टीप्लाई करूँगा, सॉरी ये वाला पॉइंट बोला है ना, ये वाला पॉइंट कब मिलेगा, जब मैं तीसरे थर्ड रो को, ठीक है, इस थर्ड रो को किसमें, किसी मैट्रिक्स के थर्ड कॉलम से ऑपरेट करूँगा तो मेरे को ये वाला पॉइंट मिलेगा। ठीक है, तो थर्ड रो है ना को मेरे को इसको किससे ऑपरेट करना पड़ेगा, जो ऑप्शंस के थर्ड कॉलम से ऑपरेट करना पड़ेगा। ठीक है, थर्ड कॉलम, और देखना है कि 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जिसमें 1 आया वो अपने सेफ जोन में चले जाएगा, जिसमें नहीं आया उसको डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक, तो चलिए ऑप्शंस के थ्रू अगर देखते हैं तो पहला वाला मैट्रिक्स देखते हैं। ठीक है, तो ये वाले रो को आप पहले वाले मैट्रिक्स के तीसरे कॉलम से ऑपरेट करो तो कितना मिल जाएगा, 3। ठीक है, और ये हो जाएगा, इस मैट्रिक्स के इस रो को आपको क्या करना है,
ऑप्शंस के तीसरे कॉलम से ऑपरेट कर देना है। तो ये हो जाएगा -2 + 0 + 0, तो वैल्यू कितना मिला 1 आना चाहिए था, 1 आ गया। ठीक, मतलब ये तो कर रहा है। बाकी ऑप्शंस को देखते हैं। थर्ड ऑप्शन के लिए देखते हैं, सेकंड ऑप्शन के लिए देखते हैं। तो ये जो रो है उसको आप क्या करोगे, बी मैट्रिक्स के तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये 1 × 3, ठीक है, +2 × -2 + 0 × 3 और क्या हो जाएगा 1 × 0। तो कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 3 - 4, दैट मीन्स -1। इसका मतलब क्या हो, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। वैल्यू कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, हमारा कितना है -1। ठीक, सी ऑप्शन को देखिए। तो सी ऑप्शन से कैसे हो जाएगा ये 1 × 3, ठीक, +2 × -2, ठीक है। उसके बाद आपका कितना है 0 × 2 + 0 × 1, ये भी आपका कितना आ रहा है -1 आ रहा है, मतलब ये भी आपका डिस्कार्ड हो गया। डी ऑप्शन के देखिए, डी ऑप्शन के लिए 1 × आपका कितना हो जाएगा 3 + 2 × -1 + 2 × 0 और प्लस कितना है -3 × 1। तो ये तो आपका कितना आ रहा है, ये तो -2 आ गया, तो ये भी आपका डिस्कार्ड हो गया। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, देखिए बाकी ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए तीनों के तीनों, मतलब ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मान लो आपका सी भी करेक्ट हो जाता, तो क्या करते फिर किसी दूसरे रो को किसी पॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करके कंपेयर करते कि 0 आना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप चाहो तो जनरल मेथड से बना सकते हो, लेकिन 4 × 4 के मैट्रिक्स को जनरल मेथड से बनाओगे ना, तो इससे अच्छा इसको छोड़ देना। ठीक है, छोड़ दोगे ज़्यादा अच्छा है। जनरल मेथड से बनाने के चक्कर में 10-15 मिनट चले जाएगा, जो बनने वाला क्वेश्चन है वो भी नहीं बन पाएगा। ठीक, तो अगर आपको इस क्वेश्चन का और कुछ ज़्यादा आसान तरीका पता है तो आप डेफिनेटली हमारे ग्रुप में ज़रूर बताइए, हम उसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, ये आपका बाइनोमियल थ्योरम द्विपद प्रमेय का क्वेश्चन है। आपको दिया गया है 2x - y² की पावर 9 के प्रसार में x की घात 5 और y की घात 8 का गुणांक फाइंड करना है। ठीक है, तो इसी प्रकार का एक क्वेश्चन हमने 2019 लेक्चरर के भी क्वेश्चन पेपर में सॉल्व किया था। आप वहाँ से एक बार इसको सॉल्व करके खुद देख सकते हैं। ठीक है, तो जानते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। आपको फॉर्मूला करना है x - y⁴n। ठीक, इसका हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे। तो ये क्या होता है, आपका शुरुआत होता है NC0 × x - NC1 x की पावर n - 1 y की पावर 1। ठीक है, किस प्रकार से जाता है, देखिए पहले जो सामने में रहता है ना उसका पावर 1 और लास्ट वाले का पावर 0, सॉरी ये n रहेगा ना, माफ़ करना, x की पावर n y की पावर 0 है। फिर क्या आ जाता है, पावर में एक कम किए, y की पावर को एक बढ़ा दिए। ठीक है, +NC2 x की पावर n - 2 y की पावर 2। ठीक, -NC3 x की पावर n - 3 y की पावर 3। ठीक है, +NC4 x की पावर n - 4 y की पावर 4। इस प्रकार से ये चलते जाता है। क्लियर है। अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इस फॉर्म में अगर आप उसको सॉल्व करोगे ना तो थोड़ा सा मुश्किल जा सकता है। तो चाहो तो आप 2 को बाहर निकाल के भी बना सकते हो, और अगर नहीं बनाना है तो ऐसे भी बना सकते हैं। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, x की घात 5 और y की घात 8 का कोफिशिएंट फाइंड करना है। अब आप इस चीज़ को समझिए कि x की पावर में 5 कैसे आएगा। ठीक है, x की पावर में 5 लाने के लिए हमको करना क्या रहता है, n से, देखिए जब इस एक्सप्रेशन को देखेंगे आप तो क्या हो रहा है, x की पावर n, n - 1, n - 2, n - 3, n में कुछ कम होते जा रहा है। ठीक है, हमको वैल्यू किसका चाहिए, x की घात 5 का चाहिए। अब x की घात 5 कब आएगा, जब आप 9 में से 4 को घटाओगे तब तो आएगा ना भाई। 9 में से 4 कहाँ पर घट रहे हैं, देखिए मान लो इसको आप फॉर्मूला 9 के लिए लिखोगे तो ये 9, 9 - 1, 9 - 1, 9 - 2, 9 - 3, 9 - 4 ये वाले पॉइंट पे आएगा। मतलब हमको क्या फाइंड करना है, यहाँ पर का वैल्यू में लिखना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा 9C4 x की पावर 9 - 4 और y की पावर क्या दिया गया है 4। ठीक है, यहाँ पर आपका ये वाले टर्म में आएगा। बट यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये x की जगह में 2x है। ठीक है, और y की जगह में y² है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 9C4 2x की पावर में क्या हो जाएगा 5 और y² की पावर 4। इस प्रकार से ये चेंज हो जाएगा। ठीक है,
एक बार और रिपीट कर रहा हूँ मैं, हमको क्या करना है, x की घात 5 y की घात 8 की कोफिशिएंट को देखना था, ठीक है। तो ये x की घात 5 को आप देखो, x की घात 5 कब आएगा, जब पावर 9 है, 9 में मैं कितना घटाऊंगा कि 5 बनेगा। तो सिंपल सा बात है, 4 घटाओगे तो बनेगा। तो 4 कहाँ पर घट रहा है, देखिए 0, 1 घटा, 2 घटा, 3 घटा और यहाँ पर 4 घटा, तो ये वाले टर्म आएगा। तो इस वाले टर्म को पूरा लिख लिए। अब इसको हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जमा रहे हैं भाई, क्योंकि इसमें 2x था, x थोड़ी ना है, 2x है, तो x की जगह क्या लिख लिया हमने, 2x की पावर 5 लिख लिया। y की जगह क्या है, y² है, तो y² की घात 4 लिख लिया। क्लियर है। अब इसको आप बना सकते हैं आसानी से। तो ये कितना हो जाएगा, 9c4 इंटू 2 की पावर 5 इंटू एक्स की पावर 5 और y की पावर 8, ठीक है। अब इसी का तो फाइंड करना है हमको, x की पावर 5 y की पावर 8 का आपको कोफिशिएंट फाइंड करना है। तो आपको क्या करना है, इसको बस आप सिंपली सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 2 की पावर 5, ये लेंगे। ये हो जाएगा आपके पास 9 इंटू 8, 7, 6 और 5 फैक्टोरियल। ये आपके पास आ जाएगा 4, 3 और 2 और ये 5 फैक्टोरियल, और 2 की घात 5 मतलब कितना होता है, 32। ये जो 5 फैक्टोरियल का कब खत्म हो गया, 3 दूनी 6 खत्म हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। तो यहाँ पर अब आप देखिए कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 गुणा 7 गुणा 32। अब इसका आप गुणा करोगे तो आपके पास आपका करेक्ट आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो गुणा करने पे आपके पास आ जाएगा 4032, ठीक है। ये आपके पास हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो देखिए ये वाला जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो समझिए रिपीट हो गया, 2019 में भी पूछा गया है, 23 में भी पूछा गया है। तो ऐसे चीज़ों को थोड़ा समझिए, लॉजिकल क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे बन जाएगा। नेक्स्ट आपका इंटीग्रेशन का इजी सा क्वेश्चन दिया गया है। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर log ऑफ cot स्क्वायर x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जानते हैं e की पावर में जब log रहता है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ये हो जाएगा आपके पास cot स्क्वायर x dx, ये हो जाएगा। क्लियर है। अब इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, देखिए अगर आपको इसका फॉर्मूला पता है डायरेक्ट बन जाएगा, फॉर्मूला नहीं पता तो सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपके पास cos स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x dx। इसको आप किस प्रकार से लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx। तो ये आपके पास हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx, ठीक है। और कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपके पास क्या होता है, माइनस कॉट x होता है और x का समाकलन हो जाएगा x। तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर आपके पास, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। तो देखिए कई बार ऐसा होता है कि इंटीग्रेशन में ऐसा टफ दिखा देगा e की पावर log की पावर में समथिंग, लेकिन ये तो आप जानते हो डायरेक्ट कॉट के फॉर्म में टूट जाएगा, क्योंकि e की पावर log दिया गया है, तो जो इसके बेस में है वही आ जाएगा और इसका फिर फॉर्मूला से आप बना सकते हो। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, अगेन आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन दिया गया है। एक सिक्के को 6 बार उछाला जाता है तो एकांतर में शीर्ष और पुंज आने की प्रायिकता क्या है, ठीक है। एकांतर में अल्टरनेट हेड और टेल लाना है, ठीक। तो देखिए सिक्का एक है, ठीक है, एक सिक्के को कितने बार उछाला जा रहा है, 6 बार उछाला जा रहा है, ठीक। तो जब एक बार उछालोगे तो कितना पॉसिबिलिटी है, 2 पॉसिबिलिटी है। तो 6 बार उछालने में कितना पॉसिबिलिटी बन जाएगा, 2 की पावर 6, दैट मीन्स कितना हो जाएगा 64, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना ना, बहुत बार इसमें कन्फ्यूजन लगता है स्टूडेंट्स को कि एक सिक्के को 5 बार उछालते तो कितना आता, 2 गुणा 5 करेंगे कि 2 की घात 5 करेंगे। तो याद रखना भाई जितने बार बोला जाता है ना तो वो पावर में चढ़ते जाता है। जैसे 2 पॉसिबिलिटी था एक सिक्के को उछालने में, 2 पॉसिबिलिटी है, कितने बार उछाल रहे हो, 6 बार, तो 2 की घात 6 आ गया। मान लो यहाँ पर ये डाइस होता है, ठीक है, पासा होता, तो पासे में कितने 6 पॉसिबिलिटी रहता है, 6 पासे को 6 बार उछालते तो कितना होता है, 6 की घात 6 आ जाता, ठीक, इस प्रकार से। अब इसमें बोला गया है कि अल्टरनेटिंग हेड एंड टेल आने की ना, तो इसको ध्यान से समझना, मैक्सिमम टाइम इसमें गलती होता है। पहली बार जब मैं बनाया था तो मेरे से भी यही गलती हुआ था। इसमें बोला गया हेड और टेल अल्टरनेट में, तो हेड और टेल अल्टरनेट कैसे आएगा, हेड टेल हेड टेल हेड टेल, कितना हो गया, 2 2 4 2 6, कंप्लीट हो गया। तो ये अल्टरनेट क्या आया, हेड के बाद टेल, हेड के बाद टेल और हेड के बाद टेल। तो ये एक पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी होगा क्या, ठीक है। तो मेरे दिमाग में आ रहा था पहले कि मैं ये ले सकता हूँ टेल हेड टेल और हेड, ये भी तो अल्टरनेट है। लेकिन ध्यान देना क्वेश्चन में बोला गया है पहले हेड एंड टेल बोला है ना, तो हेड के बाद टेल आना चाहिए, शुरुआत हेड से करना है, इसलिए हेड टेल बस यही वाला एक पॉसिबिलिटी बनेगा, ये वाला पॉसिबिलिटी नहीं बनेगा। तो टोटल कितना आया आपके पास, आने की संभावना सिर्फ एक है और टोटल कितने इवेंट्स है, 64। तो ये आ जाएगा ऑप्शन आपका 1/64, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। यहीं पर अगर बोल देता क्वेश्चन में कि ऑब्टेनिंग
हेड एंड टेल अल्टरनेटली है ना, अल्टरनेटली, या फिर टेल एंड हेड बोल देता तो ये वाला भी केस आ जाता। तो इस केस में फिर आपका क्या हो जाता, दो आ रहा है प्रायिकता और टोटल इवेंट 64 है, तो 1/32 हो जाता। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका एलपीपी का इजी क्वेश्चन है ये, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, एक रैखिक प्रतिबंध के अंतर्गत किसी एलपीपी में उद्देश्य फलन का मान अधिकतम कब होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम ऑप्टिमल सॉल्यूशन की बात कर रहा है, कब मिलता है ये। ऑप्शन दिया गया है सुसंगत क्षेत्र के केंद्र में, ठीक है, 0 पे, सुसंगत क्षेत्र के किसी शीर्ष में, और दिया गया है किसी शीर्ष में जो 0 से अधिकतम दूरी पर हो। ठीक है, तो एलपीपी के क्वेश्चंस तो मैंने अभी तक इसमें सॉल्व नहीं किया है, लेकिन बहुत आसान होते हैं एलपीपी, उनके भी क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। याद रखेंगे एलपीपी में एक्चुअल में आपको शीर्ष फाइंड करना रहता है। ठीक है, जितने भी आपके वर्टेक्स होते हैं, जो आपका वर्टेक्स फाइंड करोगे, उन्हीं किसी पॉइंट्स में आपका वो मैक्सिमम वैल्यू देता है, मैक्सिमम देता है, मिनिमम देता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सुसंगत क्षेत्र के किसी भी शीर्ष पर। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, तो यहाँ पर ये हमने 100 नंबर का क्वेश्चन भी कंप्लीट किया है। आज की वीडियो लेक्चर्स में हमने कुल 15 प्रश्नों को सॉल्व किया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैं बार बार बोलता हूँ कि किसी भी प्रश्न से संबंधित अगर आपको डाउट है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ के डाउट डिस्कशन कर सकते हैं। आज हमने ये आपका लेक्चरर 2023 के भी क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कर लिया है। मेरे ख्याल से हमने लगभग 60 से 70 क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा ना। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो छूट गए हैं या जिनको कुछ कारणवश मैं नहीं बना पाया हूँ, तो उनके भी वीडियो लेक्चर्स मैं बहुत जल्दी लेके आऊँगा। और लेक्चरर के अब हमने 2017 नगरीय निकाय पंचायत, 2019 और 2023 के प्रश्नों को सॉल्व कर चुका है। तो अब हम आगे चलकर सेट के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, क्योंकि आगे में सेट का भी एग्ज़ाम होने वाला है। तो ये था आज का वीडियो लेक्चर। अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई सा भी अगर डाउट है तो आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।